तो आज हम क्रिप्टो करेंसी की इस पूरी दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हमारे पास कुछ जानकारी है इसके बेसिक्स पर कि ये क्या है, कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल करेंसी आखिर है क्या चीज। बिल्कुल। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे नॉर्मल पैसे मतलब रुपये, डॉलर, इनसे कितनी अलग है। हाँ एक तो ये पूरी तरह डिजिटल है, मतलब कोई नोट या सिक्का नहीं। हाँ। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई एक सरकार या बैंक कंट्रोल नहीं करता। अच्छा, मतलब सेंट्रलाइज्ड नहीं है। हाँ, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और इसकी सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी, एक तरह की एन्क्रिप्शन तकनीक इस्तेमाल होती है। तो मतलब हुआ ये कि ये एक तरह का ऑनलाइन कैश है जिसे मैं दुनिया में कहीं भी किसी को भी भेज सकती हूँ सीधा, बिना बैंक के चक्कर के। एग्जैक्टली। और सुनने में आता है कि ये सिक्योर है, तेज है, पर ये सिक्योरिटी आती कहाँ से है? ये कैसे होता है? देखिए, इसका जो कोर है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन, हाँ सुना है। हाँ, तो इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक पब्लिक डिजिटल डायरी या बही खाता है। सबके लिए खुली हुई। हाँ, सबके लिए खुली हुई। इसमें हर लेन देन, हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है। फिर क्रिप्टोग्राफी से उसे सिक्योर किया जाता है और फिर ये ब्लॉक्स एक के बाद एक चेन में जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि ये डायरी, ये बही खाता किसी एक जगह नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ मेंटेन होता है। ओ, अच्छा, तो कोई इसे बदल नहीं सकता आसानी से? लगभग नामुमकिन है बदलना। यही इसे ट्रांसपेरेंट भी बनाता है और बहुत सिक्योर भी। अच्छा, कई जगह माइनिंग का जिक्र आता है, बिटकॉइन के साथ तो बहुत सुना है। ये क्या प्रोसेस है? मुझे ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, माइनिंग जरूरी है, खासकर बिटकॉइन जैसी कुछ करेंसीज के लिए जिन्हें प्रूफ ऑफ वर्क पर आधारित कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क? जी, ये वो प्रोसेस है जिससे नए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है और उन्हें ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है। तो ये कौन करता है? दुनिया भर में लोग, जिन्हें माइनर्स कहते हैं, अपने पावरफुल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहेलियां सुलझाते हैं। हाँ, एक तरह से। और जो सबसे पहले सॉल्व कर लेता है उसे अगला ब्लॉकचेन में जोड़ने का हक मिलता है। और इनाम के तौर पर क्या मिलता है? उसे मिलती है कुछ नई क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन। ओ, और ये प्रोसेस न सिर्फ ट्रांजैक्शन कंफर्म करता है बल्कि पूरे नेटवर्क को सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड भी रखता है, क्योंकि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहती। समझ गई। तो जो मुख्य बातें हैं वो ये हुई, एक तो डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं। बिल्कुल। दूसरा सिक्योर, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी की वजह जी से। जी हाँ। तीसरा फास्ट और ग्लोबल ट्रांजैक्शन, मतलब सेकंडों में पैसा बॉर्डर पार। सही। और चौथा लिमिटेड सप्लाई, जैसे बिटकॉइन की कुल 21 मिलियन की लिमिट है ना? हाँ, ये लिमिट इसे एक तरह से दुर्लभ बनाती है। तो ये बातें इसे ट्रेडिशनल फाइनेंस से एकदम अलग कर देती हैं। बिल्कुल। और ये जो लिमिटेड सप्लाई वाली बात है ना, इसी वजह से कुछ लोग इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। डिजिटल गोल्ड मतलब निवेश के लिए? हाँ, मतलब एक डिजिटल एसेट की तरह जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर के शायद आगे चलकर इसकी वैल्यू बढ़े। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपको बैंक जैसे किसी भी चौलिए पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। भरोसा कोड पर है। हाँ, भरोसा कोड और नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, तो ये विश्वास के पूरे सिस्टम को ही चैलेंज कर रहा है। अच्छा, क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन और इथेरियम, ये नाम तो सबसे पहले आते हैं। हाँ, ये सबसे पॉपुलर है। पर इनके अलावा भी तो हैं, लाइटकॉइन, रिपल, सोलाना और वो डॉगकॉइन भी तो है। हाँ 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 हाँ, वो भी है। बहुत सारी हैं एक्चुअली। और इथेरियम की बात करें तो वो सिर्फ एक करेंसी नहीं है, उसका जिक्र स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स यानी डी एप्स के लिए ज्यादा होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या होते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कोड में लिखे हुए एग्रीमेंट। कोड में एग्रीमेंट? हाँ, जो कुछ शर्तें पूरी होने पर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बिना किसी तीसरे इंसान की जरूरत के। जैसे कोई उदाहरण? जैसे वेंडिंग मशीन, आप पैसे डालते हैं, कंडीशन पूरी हुई और आपको आपकी चीज मिल जाती है। अच्छा। वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम देना, डिजिटल पहचान वेरीफाई करना वगैरह, और इन्हीं पर बनते हैं डैप्स। तो इनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है आजकल? लोग क्यों खरीद रहे हैं इन्हें? कई कारण हैं। पहला तो वही इन्वेस्टमेंट, लोग खरीद कर होल्ड करते हैं, डिजिटल गोल्ड की तरह। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में पेमेंट के लिए, हालांकि अभी ये उतना कॉमन नहीं है पर कुछ जगह एक्सेप्ट करने लगी हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई। डीफाई, हाँ, ये टर्म भी बहुत सुन रही हूँ। ये क्या है असल में? डीफाई का मतलब है
कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज हैं, जैसे लोन लेना, देना, ब्याज कमाना, वो सब ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए करना। बिना बैंक के? हाँ, बिना किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। लोग सीधे एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं। ओह, ये तो मतलब पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकता है। बिल्कुल। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमें भविष्य में बैंकों की जरूरत उसी तरह पड़ेगी जैसे आज पड़ती है? तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी या पैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पैसे, ट्रांजैक्शन और सबसे बढ़कर विश्वास को लेकर हमारी सोच को ही बदल रहा है शायद। कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल एक्सेस, इन सब पर नए सवाल उठ रहे हैं। सही कहा आपने। हाँ, इसमें चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है। कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं, वॉलेटिलिटी एक बड़ा रिस्क है। हाँ, वो तो है। और रेगुलेशन को लेकर भी अभी पूरी दुनिया में स्थिति साफ नहीं है। सरकारें नियम बना रही हैं तो एक अनिश्चितता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये टेक्नोलॉजी एक ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, शायद ज़्यादा एक्सेसिबल फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ इशारा तो कर ही रही है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल भरोसा सिर्फ कोड और एल्गोरिथम पर टिक जाए, या फिर इंसानों की देखरेख और जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भूमिका हमेशा बनी रहेगी? सोचने वाली बात है।